ओहो, लाइव ऑन फेसबुक नहीं, लाइव ऑन यूट्यूब। Rule 42. Manner of determination of input tax credit in respect of inputs or input services and reversal thereof. वो कह रहे हैं मैनर जिसमें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट डिटरमाइन होगा, किसके बारे में, इनपुट या इनपुट सर्विस, या उसका क्या रिवर्सल कितना करना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज which attract the provisions of such. हमने 36, 37, 38, 39, 40, 41 6 रूल पढ़ लिए इसके। नहीं सर, 42 आ गया सीधा, ऊपर करो। नहीं, 36, 37 तो पढ़ा था, मेरे को याद है। 38 भी पढ़ा था। हाँ, उसके बाद हमने सेक्शन पढ़ा 17 ना, 38 पढ़ा था, वही मैं सोच रहा हूँ 38 पढ़ा था अभी तो कल। 38 पढ़ा था ना, वो 36, 37 तो पिछले सेक्शन में थे। 38 के बाद अब 42 आ गया। हाँ, 36, 37 ठीक है, 38 भी हो गया, तो 39, 40, 41 बीच में गायब हो गया। चलो ठीक है, अब सीधा 42 आ गया। क्योंकि वो जो 38 था, ये सब एक्चुअली ये आपका इनपुट और इनपुट रिवर्सल से रिलेटेड है ना, सेक्शन 17 भाई वो सारे के सारे ये देखो ना, सेक्शन 16 to 21 और रूल 36 to 45 ऊपर देख लेते हैं। 30 सर ऊपर एक बार स्क्रॉल करके जा तो आया नहीं है, पढ़ते हैं 42 पढ़ते हैं, आया नहीं है वो, ठीक है ना। The input tax credit in respect of inputs or input services which attract the provisions of subsection 1 or subsection 2 of section 17, partly used for the purpose of business and partly for other purposes, or partly used for effecting taxable supplies including zero rated supplies and partly for effecting exempt supplies, shall be attributed to the purpose of business or for affecting taxable supplies in the following manner. वो कह रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज से रिलेट करता है और जिसको कि सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 17 के प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि जो या तो पार्टली बिजनेस के लिए यूज हो रहा है और पार्टली अदर पर्पस के लिए हो रहा है, या पार्टली तो 100% बिजनेस के लिए भी हो रहा है, तो उसमें पार्टली वो यूज हो रहा है टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज के लिए, और पार्टली हो रहा है इफेक्टिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए। तो वो कहते हैं उस केस में जो इनपुट है वो एट्रीब्यूट करना है पर्पस ऑफ बिजनेस के लिए। फर्स्ट केस में तो अगर वो पार्टली बिजनेस और पार्टली अदर पर्पस है तो पर्पस ऑफ बिजनेस के लिए एट्रीब्यूट करना है, और दूसरे केस में जिसमें पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट सप्लाईज है तो उसके केस में जो इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाईज के लिए है उसको एट्रीब्यूट करना है, और किस मैनर में करना है वो नीचे दिया गया है। The total input tax involved on inputs or input services in a tax period be कैपिटल गुड्स की बात नहीं कर रहा यहाँ, कैपिटल गुड्स नहीं, ये इनपुट टैक्स, इनपुट और नेट रूल है। हाँ ठीक है, वो बेसिकली उसमें दो पर्पस है ना, कि एक तो पार्टली बिजनेस और पार्टली एग्जेम्प्ट, मतलब पार्टली बिजनेस और पार्टली पर्पस अदर पर्पसेस के लिए है, और दूसरा है पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट। तो उसमें कैपिटल गुड्स पे तो मिल ही जाएगा, क्योंकि ठीक है, मतलब कैपिटल गुड्स पे मिल जाएगा। इनपुट और इनपुट सर्विसेज को हमें प्रोपोर्शनेटली डिसअलाउ करना है। सर एक सेकंड, जब हमने ये पढ़ा था, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली कहाँ पर, 2 दिन हो गए हैं शायद, कि जो अर्स्टवाइल लॉस थे उसके अंदर 3 तरीके से इनपुट कहा जाता था, इनपुट, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स। जबकि जीएसटी में इनपुट और इनपुट सर्विसेज कहा जाता है, और इनपुट के 2 लेग्स हैं, इनपुट गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो ये इनपुट जो है इसमें इंक्लूड है कैपिटल गुड्स और इनपुट गुड्स। ये कहाँ पढ़ा था कि इनपुट के 2 पढ़ा था, मैं बताता हूँ, लास्ट हमने बिल्कुल वैसे ये रूल 43 है ना, वो कैपिटल गुड्स के लिए है, तो सर आप लिमिट है ना। पेज नंबर 328 पे जाओ सर। 328 जी। इसमें सबसे जो 17 सेक्शन से जस्ट ऊपर वाला पैराग्राफ देखो सर। While Senvat credit rules identified 3 components for credit development, namely input, input service, and capital goods, the GST law allows input tax credit on goods and services, with goods being further classified into inputs and capital goods in certain cases. तो इनपुट्स को तो नहीं बाइफरकेट कर रहा ना कि कैपिटल गुड्स और इनपुट्स।
इनपुट्स को ही तो कर रहा है सर, गुड्स बीइंग फर्दर क्लासिफाइड लिखा तो है। गुड्स को क्लासिफाई कर रहा है इनपुट्स और कैपिटल गुड्स में, पर सर नीचे इनपुट्स को नहीं कर अलग रहा। से रूल है 43। हाँ उसके लिए स्पेशल अलग रूल है 43 कैपिटल गुड्स का जो है। ठीक है, तो अभी 42 में जो सेक्शन 17(1) और सेक्शन 17(2) में कैपिटल गुड्स की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ उसमें इनपुट और इनपुट सर्विसेज की बात कर रहा है। रूल 42, ठीक है। इसमें वो कह रहा है टोटल इनपुट टैक्स जो इन्वॉल्व है इनपुट्स में या इनपुट सर्विसेज में फॉर ए टैक्स पीरियड, उसको हम डिनोट कर लेते हैं टी से, एंड द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स आउट ऑफ टी attributable to inputs and input services intended to be used exclusively for purpose other than business be denoted as T1. The amount of input tax out of T attributable to inputs or input services intended to be used exclusively for effecting exempt supplies be denoted as T2. The amount of input tax out of T in respect of inputs and input services on which credit is not available under subsection 5 of section 17 be denoted as T3. Block credit. ब्लॉक credit, ठीक है। The amount of input tax credited to electronic credit ledger of registered person be denoted as C1 and calculated as. तो C1 जो होगा वो होगा टोटल कितना क्रेडिट है, उसमें से जो अदर देन बिजनेस पर्पस का है T1 उसको हटा देंगे, जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज पे खर्च किया T2 उसको हटा देंगे, और जो ब्लॉक क्रेडिट है उसको भी हटा देंगे। उन तीनों को टोटल करके और टोटल क्रेडिट में से हटा देंगे तो बाकी का इनपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है सर? यस। F, the amount of input tax credit attributable to inputs and input services intended to be used exclusively for effecting supplies other than exempted but including zero rated supplies be denoted as T4. अब वो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि एट्रीब्यूटेबल है इनपुट और इनपुट सर्विसेज में जो है वो जो कि इफेक्टिवली यूज हुआ है फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड, उसको T4 माना है इन्होंने। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इज इक्वल टू T हो गया ना। तो एक्सप्लेनेशन वो देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट इन केस ऑफ सप्लाईज ऑफ सर्विसेज covered by clause B of paragraph 5 of schedule 2 of the said act, value of T shall be zero during the construction phase because inputs and input services will be commonly used for construction of apartments booked on or before the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier, and those which are not booked by the said date. Inserted wide notification number 16/2019 central tax dated 29th of March 2019 and effective from 1st of April 2019. ये एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है जो कि कुछ मेरे सिर के ऊपर से निकल गई है। हाँ, वो कह रहा है इस क्लॉज के पर्पसेस के लिए ये क्लैरिफाई किया जाता है कि जब सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो कि शेड्यूल 2 के पैरा 5 क्लॉज बी में दी हुई है, शेड्यूल 2 पैराग्राफ 5 क्लॉज बी, वो है ना जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन से पहले, हाँ यहाँ लिखा तो है, और ऑफ द सेट एक्ट, देन उस केस में जो वैल्यू ऑफ T4 है जो इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज जो बिजनेस पर्पसेस के लिए टैक्सेबल के लिए यूज है, मतलब एग्जेम्प्ट को छोड़ के, एग्जेम्प्ट सर्विसेज को, एग्जेम्प्ट सप्लाईज को छोड़ के जो क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल है वो T4 है, यानी कि जो टैक्सेबल सप्लाईज प्लस जीरो रेटेड सप्लाईज के लिए एट्रीब्यूटेबल है वो T4 है। तो वो कह रहा है कि जो T4 होगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के केस में कंस्ट्रक्शन के दौरान ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज वो जीरो होगा T4 टैक्सेबल सप्लाईज की वैल्यू,
क्यों? क्योंकि क्यों बता रहा है कि इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज जो हैं वो कॉमनली यूज होंगी कंस्ट्रक्शन ऑफ अपार्टमेंट्स जो कि बुक हो गए कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन से पहले या जो भी पहले है, और वो जो कि बुक नहीं हुए। तो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसमें से कुछ अपार्टमेंट बुक हो गए और कुछ अभी कंस्ट्रक्शन के दौरान ही, और कुछ बुक नहीं हुए, तो वो दोनों के दोनों कॉमनली जो दोनों के लिए यूज होंगे जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज हैं। तो इसलिए वो कह रहा है T4 की वैल्यू 0 मानेंगे। जो कि यूज किए गए, मतलब सारी की सारी एग्जाम्प्ट में ले लेंगे, मतलब कहने का ये बेसिकली क्या है, जो शेड्यूल 2 में पैराग्राफ 5 में जो हमें दिया गया है वो दिया गया है जो सप्लाईज है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है। और जब हम कोई टाउनशिप या कोई बहुत बड़ा बनाते हैं, कोई बहुत टाउनशिप टाइप की, तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स होते हैं वो बुक हो जाते हैं पहले ही और कुछ बाद में बुक होते हैं। तो अब क्या है, लॉ के हिसाब से तो जो बुक होने मतलब बनने के बाद बुक हुए हैं उसके ऊपर तो टैक्स नहीं है। अगर बनने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग अगर वो बिकती है तो उसके ऊपर तो टैक्स है ही नहीं, और अगर वो बनने से पहले बुक होती है तो वो टैक्स है, वो टैक्सेबल है। तो ये बोल रहे हैं कि जो जीरो जो भी इनपुट या जो इनपुट सर्विसेज यूज हो रही हैं और उस केस में समझ गए, और उस केस में जो जीरो रेटेड वाली है, जीरो रेटेड नहीं, जीरो रेटेड तो एक्सपोर्ट सर्विस है, वो तो इंक्लूड करनी है, मतलब हाँ वो इंक्लूड करनी है। तो जो हम क्योंकि पता नहीं लग पा रहा हमें कि वो जो पहले जो फ्लैट पहले बुक हुए हैं उसके ऊपर कितनी सर्विसेज इनपुट यूज हुए और जो बाद में बुक हुई फ्लैट उसके ऊपर कितनी सर्विसेज और इनपुट यूज हुए, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं ये। तो उसको जीरो मान लिया, मतलब टैक्सेबल सप्लाईज को जीरो मान लिया उन्होंने, मतलब एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाईज इन दिस केस वो जीरो मान लिया। जो भी इनपुट और इनपुट सर्विसेज पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है कॉमन वाला, उसको T4 का मतलब हो गया ना, T4 मतलब टैक्सेबल सप्लाईज प्लस जीरो रेटेड सप्लाई, उसको इस पर जीरो मान लिया है, उसको जीरो मान लिया। लॉ में एक्सप्लेनेशन दे दिया कि इसको जीरो मानेंगे, क्लैरिफिकेशन देके। हाँ ये शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लॉज बी, पेज नंबर कौन सा है, वहीं खोला हुआ है? हाँ देख लेता हूँ सर, एक मिनट रुको। याद नहीं हुआ, शेड्यूल 2 शेड्यूल 1 शेड्यूल 3 इतनी बार पढ़ा है सर, याद कैसे होगा, कोई आसान थोड़ी है। ब्रॉडली पता चल गया, ब्रॉडली तो पता चल गया। चलो आगे चलते हैं। हाँ, जी पॉइंट है आपका T1, T2, T3 and T4 shall be determined and declared by the registered person at the invoice level in form GSTR2 and at summary level in form GSTR3B। तो GSTR2 को अभी हम फाइल ही नहीं कर रहे हैं। हाँ पेज नंबर 84, ये 335 है, एक बार देख लें, जल्दी जल्दी निकाला है मैंने। हाँ यही है। चलो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स building, civil structure or a part thereof, including a complex of building intended for sale to a buyer, wholly or partly, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate, where required by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier. Please note that this clause is explicit, even if overlapping with other paras in this schedule 2. But the remarkable aspect here is that incomplete building is expressly made taxable, even though courts have held that construction for self ought not to be taxed in the absence of a contract to sell। वही बात कर रहा है जो 108 नंबर पेज, 109 नंबर वहां पर आ गया है पूरा, वो शेड्यूल 2 है, वो ये डेफिनेशन वाला है 108। भाई जी एक छूट गया। हाँ ये नीचे आओ सर, और नीचे, हाँ ये देखो शेड्यूल 2। अब यहाँ पर 5 और उसका B सेम ही पढ़ा ना वो तो फिर। हाँ वही है, पर इसमें एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट दे रखा है शायद। कंप्लीशन सर्टिफिकेट का वो दिया हुआ है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, वही है, सेम ही है। छोटी चीज वही है कि वो नॉन टैक्सेबल और टैक्सेबल का फर्क आ जाता है।
हाँ, तो बस इसमें यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर दिया कि जब हम एक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो T4 जो कि टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको 0 लेना है, भले ही इसमें कुछ बुक हो गए हो एडवांस में। T1, T2, T3 and T4 shall be determined। ऐसा क्यों किया ये नहीं समझ आया अभी। चलो सर, इन्होंने कुछ ना कंस्ट्रक्शन का लॉ चेंज किया था। इन्होंने उसमें ये बोला था कि अगर इसमें 2 रेट दिए थे इन्हें, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लोगे तो आपको इतना टैक्स देना है और आप नहीं लोगे तो फिर आपको इतना देना है। स्टार्टिंग में इन्होंने इनको 2 रेट दिए थे, बट उसमें ये लोग गड़बड़ कर रहे थे, तो फिर बाद में इनको ये बोल दिया गया था कि आपको ना ऐसा है कि जैसे रेस्टोरेंट सर्विस में भी इन्होंने दिए थे कि अगर आप इनपुट लेते हो तो आप 18% चार्ज करोगे और नहीं लेते हो तो 5% चार्ज करोगे। फिर इन्होंने जब भी चीजें सस्ती हो रही है तो दे आर नॉट पासिंग आउट द टू द बायर, तो इन्होंने फिर कि ठीक है भैया मिलेगा और आपको 5% प्रॉपर्टी के केस में भी कि आपको, फिर इन्होंने इनका रेट कम कर दिया था कंस्ट्रक्शन का मतलब, और इनपुट टैक्स क्रेडिट इनका ब्लॉक कर दिया बेसिकली। तो मैं अभी तक मैं तो यही सोच रहा था कि T4 को 0 इसलिए लेना है कि उसपे जो इनपुट सर्विस जो इनपुट टैक्स जो है मिलना ही नहीं है। कंस्ट्रक्शन के लिए ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी को तो मिलना ही नहीं है इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर से कराएं तब भी नहीं मिलना, अपने नाम से भी अगर परचेज करें सामान तो भी नहीं मिलना। तो मैं तो ये सोच रहा था कि T4 को शायद इसलिए 0 लिया हो। वो बेसिकली मिलना ही नहीं है, जो उन्होंने रेट ही उसका कम कर दिया था क्योंकि पीछे इनका रिप्रेजेंटेशन आ रही थी प्रॉपर्टी हाई हो रही है तो हम बेच नहीं पा रहे हैं, ये है वो है, तो इन्होंने इनका रेट काफी कम कर दिया था और इनपुट क्रेडिट इनका मना कर दिया था कि आपको इनपुट क्रेडिट नहीं लेना। So T1, T2, T3 and T4 shall be determined and declared by the registered person at the invoice level in form GSTR2। इनवॉइस लेवल में आपको GSTR2 में भरना था जो अभी तक स्पेसिफाई नहीं हुई है रिटर्न्स, एंड समरी लेवल में तो हमें GSTR3 में भरना ही है। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेफ्ट आफ्टर एट्रीब्यूशन टू ऑफ, क्या हुआ सर? नहीं वही देख रहा था 9 का मतलब क्या है, अमेंडमेंट हुई है 1/4/19 से। इंसर्टेड बाय नोटिफिकेशन नंबर 16/2019 है। ये चारों जितने भी आ रहे हैं 1/4/19 से 2 सब्स्टिट्यूट किए हैं और 2 इंसर्ट किए हैं। एच पढ़ो सर, मेरे पास आ नहीं रही है वो स्क्रीन नहीं आ रही, क्या हो गया? आइए तो वो कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेफ्ट आफ्टर एट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर क्लॉज F 10 सब्स्टिट्यूट किया है 1/4/19 से सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, shall be called common credit be denoted as C2 and calculated as। वो कह रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट जो बच जाएगा आफ्टर एट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर क्लॉज F क्लॉज में देने के बाद जो बच जाएगा वो कॉमन क्रेडिट F था ये। हाँ, टैक्सेबल सप्लाईज की वैल्यू के लिए T4 और C1 था T माइनस एग्जेम्प्ट C1 माइनस T4। C1 था जो टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस एग्जेम्प्ट पे नहीं माइनस अदर पर्पस के लिए माइनस एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए और ब्लॉक्ड क्रेडिट के लिए, ये सब घटाने के बाद हाँ, अब हमारे पास 2 क्रेडिट बच गए ना सर। एक वो बच गया जो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए और एक वो बच गया जो कॉमन है। हाँ, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूशन के बाद वो जो बचेगा शैल बी कॉल्ड कॉमन क्रेडिट। भाई आप इन्होंने क्या किया है कि C1 में से जो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए है उसको घटा देंगे तो कॉमन क्रेडिट बच जाएगा, वो C2 हो गया।
अच्छा, जो अभी हम ऊपर जब हम सोच रहे थे ना T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इक्वल टू T हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, कॉमन क्रेडिट भी होगा उसमें, क्योंकि कॉमन क्रेडिट भी होगा। हाँ ठीक है, ठीक है ना, तो उसमें से वो हटा देंगे तो कॉमन क्रेडिट बच गया, दैट इज C2, एंड द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स एग्जेम्प्ट सप्लाईज बी डिनोटेड एज D1 एंड कैलकुलेटेड एज। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए एट्रीब्यूटेबल है उसको कैसे निकालेंगे, E डिवाइड बाई F मल्टीप्लाइड बाई C2। E और F क्या है? E नीचे दिया हुआ है, E is the aggregate value of exempt supplies during the tax period, Okay. and F is the total turnover in the state of the registered person during the tax period. आप परसेंटेज निकाल लेना इन्होंने, परसेंटेज निकालनी। अच्छा, एग्जेम्प्ट बटे टोटल गुना कॉमन क्रेडिट, तो वो हो गया, अच्छा एग्जेम्प्ट सप्लाई से रिलेटेड प्रोपोर्शनेट निकाल दिया, ठीक है। प्रोपोर्शनेट निकाल दिया। Provided that in case of supply of services covered by clause B of paragraph 5 of schedule 2 of the act, the value of E/F for a tax period shall be calculated each project separately, taking the value of E and F as under। अब ये फिर से वहीं आ गए कि शेड्यूल 2 के पैराग्राफ 5 के क्लॉज बी में जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज कवर हो रही है उसमें वैल्यू ऑफ ई और एफ जो है वो कैसे निकालेंगे, एक तो हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग निकालनी है। हाँ, और ई की वैल्यू एग्रीगेट कारपेट एरिया ऑफ ईच अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हिच इज exempt from tax but are identified by the promoter to be sold after the issue of completion certificate or first occupation whichever is earlier, and F aggregate carpet area of the apartment in the project। बात तो वो वही कह रहा है कि E जो है वो है जो कि कंस्ट्रक्शन एग्जेम्प्ट, E मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाईज, F मतलब टोटल सप्लाईज। हाँ है ना, पहले भी तो यही था, बस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज और टोटल टर्नओवर। मतलब लेकिन ये कारपेट एरिया के हिसाब से करेंगे और वहां वैल्यू के हिसाब से करना था। बिल्डिंग के केस में कंस्ट्रक्शन। ओके, अब मेरी समझ में आ गया वो वाला पॉइंट। हाँ बताओ। वो पॉइंट ये है कि जो T4 है ना, T4 इन्होंने लिया है जो कि टैक्सेबल सप्लाईज से रिलेटेड है। तो अब जब आपका एक प्रोजेक्ट है मतलब जो कि सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज से रिलेटेड है, उन्होंने कहा वो जीरो है, क्योंकि आपका जो अपार्टमेंट है उसमें से कुछ जो है आपके टैक्सेबल है और कुछ नॉन टैक्सेबल है। तो ऐसा तो कोई इनपुट ही नहीं है ना जो कि सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल से हो, आपका जितना भी है वो प्रोपोर्शनेट करना है आपको। हाँ तो वो था ही ना उस वक्त ये हाँ तो T4 जीरो क्यों लिया, वही हो गया है ना। अब आप और कंफ्यूज किया, आप दोबारा से बताओ। देखो एक मिनट ऊपर से आओ, ऊपर करिए सर। अब T1 T2 T3 तक तो समझ में आ गया था, हाँ ठीक है ना, और C1 भी समझ में आ गया, टैक्स कैसे निकालेंगे, और T भी समझ में आ गया। अब T4 क्या कह रहा है ये कि T4 वो चीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिंग सप्लाईज ऑफ मतलब टैक्सेबल सप्लाईज के लिए है T4। ठीक है ना, डायरेक्टली जो कि रिलेट है टैक्सेबल सप्लाईज से। और जब आप एक अपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें से नॉन टैक्सेबल है, उसमें से आपके पास उस वक्त ऐसा जिसमें से कुछ टैक्सेबल है जो यानी आपने कंप्लीशन से पहले बुक करा दिए हैं, और कुछ नॉन टैक्सेबल है जो कि कंप्लीशन के बाद बेचोगे आप। हाँ। तो ऐसा कोई भी इनपुट आपके पास नहीं है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सको कि ये जो इनपुट है ये सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज के लिए है। वो सारा का सारा कॉमन क्रेडिट है, क्योंकि वो सारा का सारा कॉमन क्रेडिट है, कंस्ट्रक्शन में यूज हुआ है। हाँ तो इसी वो ठीक है, यही तो बात थी कि जो T4 है वो वाली इनपुट और सर्विसेज से क्रेडिट इनपुट जीरो लिया जाएगा। एक सेकंड ये बोल रहे हैं जो T4 है वो ITC रिलेटेड टू इनपुट और इनपुट सर्विसेज है जो कि उन सप्लाई से रिलेटेड है अदर देन एग्जम्प्टेड। हाँ। और फिर उन्होंने क्या बताया कि वो जीरो है, बट इंक्लूडिंग जीरो रेटेड। तो इंक्लूडिंग जीरो रेटेड तो ठीक है ना, उसे छोड़ दो, एक्सपोर्ट की बात कर रहा है वो। अभी कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी में एक्सपोर्ट की तो बात नहीं हो रही ना फिलहाल।
तो अभी हमारा इसको समझने के लिए रेलेवेंट है अदर देन मैं एग्जांपल से समझाती हूँ सर। हाँ जी सर, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। हाँ, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन के पास 1000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, 1000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अब 50 रुपए का तो ऐसा इनपुट है जो कि पार्टली अदर पर्पस के लिए यूज हुआ है, वो इजीली आइडेंटिफाई था कि ये अदर पर्पस के लिए है, वो हटा दिया। 100 रुपए का ऐसा था जो कि पता था कि ये तो एग्जाम सप्लाईज के लिए यूज हुआ है, वो भी हटा दिया। 200 रुपए आपका जो था वो था कि भैया ये तो ब्लॉक की क्रेडिट है, आपका गाड़ी का है, ब्लॉक क्रेडिट है, वो भी हटा दिया आपने। 350 रुपए हट गए, बच गए अब 650 रुपए। 650 बच गए। अब 650 में आपके पास दो तरह का क्रेडिट है, एक वो जो कि सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज के लिए है, और एक वो कॉमन क्रेडिट जो कि टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाईज दोनों के लिए है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्प्ट भी हटा चुके हैं। हाँ, एग्जेम्प्ट हटा चुके हैं, कॉमन क्रेडिट नहीं हटाया हमने। एक वो जो कि सिर्फ टैक्सेबल के लिए है और एक वो जो कॉमन क्रेडिट है। ठीक है, अब एक आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है, बेसिकली उस प्रोजेक्ट में आपके पास जितना भी इनपुट आ रहा है वो पूरे प्रोजेक्ट के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, उसमें आप का जो भी क्रेडिट है वो सारा का सारा कॉमन क्रेडिट है। ठीक है, तो उसमें ऐसा कोई भी क्रेडिट नहीं है जो कि आपका टैक्सेबल सप्लाई, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड हो। ठीक है, समरी तो दोबारा से नहीं, अभी एक सतीश सर, ठीक है, चलो आगे चलो। हाँ, सर आपको समझ आ गया? नहीं अभी 650 रुपए बचे हमारे पास, ये तो समझ में आ गया। हाँ, ठीक है, 650 रुपए बचे। ठीक है, अब 650 रुपए में सपोज करो 250 रुपए हमारा वैसे नॉर्मल, अब दो तरह के क्रेडिट रह गए इसमें हमारे पास। एक वो जो कॉमन क्रेडिट है जो कि टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल एग्जेम्प्ट सप्लाईज दोनों के रिलेटेड है, और एक वो जो कि सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज से रिलेटेड है। बाकी सब कुछ हम हटा चुके हैं इसमें से। मैम टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट से रिलेटेड है वो तो हमने T2 में माइनस कर दिया ना। बिल्कुल, जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। अच्छा, अभी इनडायरेक्ट, लेकिन प्रोपोर्शनेट नहीं किया हमने कहीं भी। प्रोपोर्शनेट कहाँ किया है? हाँ चलो ठीक है, कॉमन क्रेडिट नहीं हटाए हैं। ठीक है ना, डायरेक्टली वाले तो हटा दिए जो डायरेक्टली रिलेटेड थे, लेकिन प्रोपोर्शनेट वाला हम हटा नहीं पाए, क्योंकि अभी तो हम प्रोपोर्शनेट करेंगे ना, जो हमारे पास नेट बचेगा उसी का तो प्रोपोर्शनेट करेंगे, जो डायरेक्ट है वो तो हटाएंगे हम। ठीक है, तो अब क्या है, एक जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आपके इनपुट मिलना ही नहीं है। नहीं, अगर इनपुट मिलना भी है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिलना ही नहीं है। क्यों? नहीं सर, इनपुट क्यों नहीं मिलना? कंस्ट्रक्शन पे अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बनवाते हो तो जो भी वो टैक्स लगाता है मेन कॉन्ट्रैक्टर, उसका इनपुट कंस्ट्रक्शन ओनर को नहीं मिलता। और अगर वो अपने नाम से भी सप्लाई लेता है सीमेंट की और उसकी तब भी उसको नहीं मिलता। 17.4 सर बैंक और उसकी लेता है NBFC। हाँ, तो 17.1 to 5 तो ब्लॉक क्रेडिट्स है ना, ब्लॉक क्रेडिट्स के अंदर ही था सर। हाँ, ब्लॉक क्रेडिट्स में था, उसका पार्ट B या C था वो। सर ये ना तो उनकी बात हो रही जो कि आप किसी से बनवा रहे हैं, ना उसकी बात हो रही जो आप खुद अपने लिए बनवा रहे हैं। ये बात जो हो रही है वो बिल्डर्स के लिए हो रही है जो कि फ्लैट बना के बेच रहे हैं। और तो फ्लैट अपने आप अपने लिए बना रहे हैं ना, फिर वो अपने लिए बना रहे हैं, बेचेंगे बाद में। अपने लिए भी नहीं बना रहे ना, वो बेच रहे हैं, और जो बेच रहे हैं तो उसपे वो GST पे करेंगे। तो जब वो और इनपुट मिलेगा नहीं, इनपुट मिलेगा अगर GST पे करेंगे। तो अगर कंप्लीशन के बाद बेचेंगे, उसमें जो ब्लॉक था वो उसका था जो कि आप कंप्लीशन के बाद बेचते हो। उसमें नहीं मिलेगा जो कंप्लीशन के बाद बेचते हो। वो सेक्शन 70 सबसेक्शन 5 खोलो सर, उसके अंदर यही लिखा था। उसमें था कि आफ्टर बिल्डिंग, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग, उसमें नहीं मिलेगा। हाँ, वो उसका क्रेडिट ब्लॉक है जो कि आप कंप्लीशन के बाद बेच रहे हो।
once works contract services when supplied for construction of immovable property other than except where it is an input service for further supply of works contract. यहाँ कहाँ लिखा है भाई? ये वाला नहीं है सर, नीचे आओ ना, डी। Goods or services or both received by a taxable person for construction of an immovable property on his own account, including when such goods or services are both used in the course or furtherance of business. Explanation for the purpose of CD. The expression construction includes ये कहाँ लिखा है भाई? सर हर जगह था वो शेड्यूल 2 की 5 का बी आएगा, वहीं पे वो ब्लॉक करा था उन्होंने। सिर्फ 108 नंबर पेज निकाल लूं? वो तो 108 पे तो वही है, शेड्यूल 2 पैराग्राफ 5 और क्लॉज बी। हाँ, उसमें तो वो है ही, हमें पता ही है कि वो सिर्फ और सिर्फ वो है जो कंप्लीशन के बाद बेचनी है, और उन्हीं का वो ब्लॉक किया था क्रेडिट। ब्लॉक तो यहाँ पे बता रहे हैं 17.5 में। सर 1 मिनट ऊपर से, हम बीच में पढ़ रहे हैं ना कहीं भी, इसलिए 1 मिनट ऊपर। 17.5 यहाँ से शुरू हुआ। हाँ ठीक है, ये मोटर व्हीकल, पहले मोटर व्हीकल आ गया, फिर वेसल आ गया, एयरक्राफ्ट आ गया, फिर जनरल इंश्योरेंस और रिपेयर मेंटेनेंस और एयरक्राफ्ट की बात हो गई, अब मोटर व्हीकल की आ गया। ठीक है, फिर ये है ब्यूटी ट्रीटमेंट वाली सर्विसेज, मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, ट्रैवल बेनिफिट्स, फिर ये आ गया सीओडी। सीओडी की हम बात कर ही रहे हैं। इसमें यहाँ कहाँ लिखा है कि बेचने बनने के बाद, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद, ये तो मिलना ही नहीं है। 1 मिनट, ये डी पढ़ते हैं। गुड्स और सर्विस बोथ रिसीव्ड बाय टैक्सेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट, आगे including when such goods or services or both are used in the course or furtherance of business for the purpose clause D and C. The explanation construction include goods or services. मतलब ये हो गया, मान लो वीना मैम एक बिल्डिंग बनाती है, बिल्डर बनके, प्रॉपर्टी अपनी है, सब कुछ बना रही हैं, बीच में बुक करेंगे एज ए बिल्डर। कोई मेरे जैसा खरीदना चाहेगा, हंसराज जी जैसा खरीदना चाहेगा, रोहित जैसा खरीदना चाहेगा, तो बीच में बुक भी कर लेंगी, और बच जाएगा तो बिना बुक किए भी बिकेगा। तो अगर वो बीच में बुक करेंगी नहीं, अगर उसने कंस्ट्रक्शन, अगर वीना जी ने कंस्ट्रक्शन के लिए किसी ठेकेदार को दे दिया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हायर कर ली, तो जो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर उनको जीएसटी लगाएगा, उसको इनपुट ब्लॉक है क्लॉज सी में। और अगर वो कहती है ठीक है हमने पूरा ठेका नहीं देना, सामान खुद लेंगे और लेबर अपनी हायर करेंगे, तो वो ऑन हिज ओन अकाउंट की बात कर रहा है, गुड्स और सर्विसेज, तो भी नहीं मिलना, ब्लॉक है। और कोई तीसरा तरीका है बिल्डिंग बनाने का, या तो ठेके पे बनाएंगे ठेका देके, या फिर अपना सामान खरीदेंगे, अपनी लेबर लगाएंगे और बना लेंगे। इसके अलावा भी और कोई तरीका बनता है? सर एक मिनट, सेक्शन 17 से सेक्शन 3 पे जाओ सर, पेज नंबर 3। हाँ 3 to 8, 5 पेज ऊपर जाओ सर। हाँ और ऊपर जाओ ना, चलो ये भी ठीक है। हाँ देखो सर, पढ़ो। Value of exempt supply under subsection 2 shall be such as may be prescribed and shall include supplies on which the recipient is liable to pay tax on reverse charge basis, transaction in securities, sale of land। ये तो exempt supply की बात कर रहा है, subject to clause B। तो exempt supplies में उसने कहा है क्लॉज बी पैराग्राफ 5 और शेड्यूल 2 में सेल ऑफ बिल्डिंग जो है वही exempt supplies है। और उसमें नीचे exempt supply वो है जो कंप्लीशन के बाद बिकेगी तो exempt है। तो एग्जाम सप्लाई की टोटल डेफिनेशन में ऐड करनी है वैल्यू में। जब हम टोटल एग्जाम सप्लाई की कैलकुलेशन करेंगे तो जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद अगर बिकेगी, एडवांस बुकिंग नहीं होगी, उसको ऐड करेंगे उसकी वैल्यू को। वो तो ये कह रहा है। हाँ तो सेल ऑफ बिल्डिंग जो कि बनने के बाद होगी, शेड्यूल 2 के पैराग्राफ 5 में, उसको हम एग्जम्प्ट में मानेंगे ना। हाँ वो तो एग्जाम सप्लाई है, वो तो एग्जाम सप्लाई है कि इनपुट ही नहीं मिलेगा तो तुम क्रेडिट लोगे, उसको प्रोपोर्शनेटी क्यों करोगे एग्जेम्प्ट में और टैक्सेबल में? हाँ ब्लॉक्ड है यहाँ पर वो ब्लॉक कर रहे हैं सीओडी में। खुद बनाओगे तो भी ब्लॉक्ड, ठेके पे देके बनाओगे तो भी ब्लॉक।
नहीं सर, ये जो सी और डी है ये तो आपके 1 फरवरी 2019 के बाद के हैं। पहले वाले देखें, पहले वाले में भी सेम है। पहले वाले में भी सेम है। हाँ दिखा देता हूँ। ये रहा। The works contract service when supplied for construction of a movable property, except when it is an input service for further supply of works contract service. Goods or service or both received by a taxable person for construction of a movable property on his own account, including when such goods or services are both are used in the course of furtherance of business. लेकिन सर मिलता तो था, पहले तो क्रेडिट शायद देते थे ये इनपुट टैक्स क्रेडिट। भाई यहाँ तो देखो ब्लॉक कर रखा है 17(5) में, पहले भी और बाद में भी। सब कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज पे मेन कॉन्ट्रैक्टर को इनपुट मिलता है, लेकिन मेन कॉन्ट्रैक्टर जो आगे चार्ज करेगा उसका इनपुट उसको बिल्डर को नहीं मिलेगा, ओनर को, बिल्डर को नहीं मिलेगा बेसिकली। ठीक है ना, तो ये तो क्लियर हो गया। इनका कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कर रहा है, हाँ भले ही वो बिजनेस के लिए है, वहां तक तो समझ आ गया कि वो उसमें है ही नहीं। अब ये यहाँ की जो बात कर रहा है ये उस समय की बात कर रहा है कि जब इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कवर्ड बाय, जब वो एग्जेम्प्ट सर्विसेज है, ओके, जब वो बनने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद बिकती है तब उस केस में T4 0 है। ठीक है, T4 इसलिए 0 है क्योंकि जब बेच ही एग्जेम्प्ट रहा है और T4 तो टैक्सेबल सप्लाईज का इनपुट है। T4 क्या है? The amount of input tax credit attributable to inputs and input services intended to be used exclusively for effecting supplies other than exempted। तो ये टैक्सेबल सप्लाईज के लिए है एट्रीब्यूट होने वाला इनपुट, ऐसा इनपुट जो इनपुट सर्विस और इनपुट पे जो कि एट्रीब्यूट हो सके टैक्सेबल सप्लाईज। और ये पैरा 5 शेड्यूल 2 का क्लॉज बी, तो वो वाली प्रॉपर्टी है जो कंप्लीशन के बाद बिकेगी, कंप्लीशन के बाद बिकेगी तो है ही एग्जाम्प्ट। जब है ही एग्जाम्प्ट तो टैक्सेबल सप्लाईज ही नहीं है। वो कह रहा है कि आगे सर ये भी कह रहा है shall be zero during the construction phase because inputs and input services will be commonly used for the construction of apartment booked on or before the date of issuance of completion certificate and first occupation of project whichever is earlier and those which are not booked by the said date। कि कुछ अपार्टमेंट ऐसे भी हो सकते हैं उसमें से जो एडवांस बुक हो गए और जो एडवांस बुक नहीं हुए कंप्लीशन के बाद बिके। ओके, अब वो T4 की वैल्यू 0 कह रहा है कंस्ट्रक्शन फेज के लिए। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि आप मतलब चलो वो मिलेगा नहीं मिलेगा उसको अगर हम छोड़ दें, तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि बेसिकली कि आपका जो इनपुट है जो कि एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाईज की है वो आप कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये सारा आपका कॉमनली यूज्ड है कंस्ट्रक्शन ऑफ अपार्टमेंट के लिए। कि आप ये तो नहीं कह सकते ना कि जी पहले एक ट्रक जो सीमेंट आई थी वो A1 ब्लॉक के लिए यूज हुई है और बाद वाली B2 ब्लॉक के लिए यूज हुई है, तो A1 हमारा पूरा बिक गया, B2 नहीं बिका। तो अगर स्पेसिफिकली मंगाई A1 ब्लॉक के लिए थी तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, हमें पता है हमने A1 ब्लॉक के लिए मंगाई, A1 ब्लॉक में लग गई। वो बेसिकली वो कह रहे हैं, वैसे तो यहाँ पे इतना बाइफरकेट करना इतना आसान नहीं होता। बेसिकली वो यहाँ ये कह रहा है कि कॉमनली यूज्ड होती है वो। नहीं वो कह रहा है T4 0 होगा कंस्ट्रक्शन फेज में। क्यों? और T4 किसके लिए? ऐसी सर्विसेज की सप्लाई के लिए जो कि शेड्यूल 2 के पैरा 5 और क्लॉज बी में कवर होगी। और इसका मतलब है शेड्यूल 2 के पैरा 5 और क्लॉज बी का मतलब है वो फ्लैट्स जो कि बिके ही बाद में एग्जेम्प्ट है, कंप्लीशन के बाद बिके हैं। तो जब बिके बाद में वो तो T4 में आते ही नहीं है, T4 में तो आता ही वो है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि जब वो एग्जेम्प्ट बिकेंगे तो टैक्सेबल सप्लाई है ही नहीं, वो तो सप्लाई एग्जेम्प्ट है, तो इसलिए T4 तो 0 होना ही होना है। सर T4 0 इसलिए वो बिकेंगे बाद में, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि उस समय से कुछ अपार्टमेंट पहले बिक गए हो, तब T4 क्या होगा? T4 क्या है? ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि एट्रीब्यूटेबल हो सकते हैं इनपुट और इनपुट सर्विसेज में, जो कि
intended to be used exclusively for affecting supplies. कौन सी? exempted को छोड़ के, मतलब taxable. अब जो supplies exempted हैं वो T4 तो है ही नहीं. वो तो T4 है ही नहीं, वही मैं कह रही हूँ. हाँ, तो वो तो T4 है ही नहीं, फिर T4 तो वहां आएगा ही नहीं. तो T4 तो जीरो है ही, इसलिए T4 यहाँ कह भी रहा है, ये क्लैरिफाई भी कर रहा है, वो क्लैरिफाई कर रहा है, करने दो क्लैरिफाई, लेकिन अल्टीमेटली तो यहीं पे जीरो हो गया. सर ये शेड्यूल 2 पैराग्राफ 5 क्लॉज बी में एग्जाम सप्लाई है वो. सर नीचे आइए, इसको नीचे क्लैरिफाई किया इसने, ऊपर जो है वो कंफ्यूजिंग कर रहा है, नीचे आइए. वो क्या कह रहा है, C2 क्या है? C2 जो है वो आपका है C1, यानी कि आपका जो क्रेडिट बचा था, अभी आपने ये 3 क्रेडिट निकाल दिए. टोटल क्रेडिट में से पर्सनल अदर देन बिजनेस यूज, हाँ, एग्जेम्प्ट और ब्लॉक हटा दिए, तो हटा दिए, C1 बच गया. हाँ, तो बच गया कॉमन क्रेडिट. C1 कॉमन क्रेडिट है ना? नहीं, कॉमन क्रेडिट नहीं बचेगा. C1 तो पूरा उसमें हमें मिल गया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में. मतलब इतना मिल गया, हमें एलिजिबल हो गए हम. और C2 बचा कॉमन क्रेडिट. और वो है टोटल जो हमें क्रेडिट मिला जिसके लिए हम एलिजिबल हुए, माइनस टैक्सेबल सप्लाईज को एट्रीब्यूटेबल होने वाला क्रेडिट. तो जो टैक्सेबल सप्लाई से एट्रीब्यूटेबल होने वाला क्रेडिट अगर उसे घटा देंगे तो कॉमन क्रेडिट बच जाएगा. तो वो कॉमन क्रेडिट बच जाएगा. ठीक है. अब वो कह रहे हैं इस कॉमन क्रेडिट को कैसे एट्रीब्यूट करना है. तो पहला तो सही है, एग्जाम सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर उस स्टेट में गुना C2 गुना कॉमन क्रेडिट. तो ये तो समझ आ गया. हाँ, अब आगे ये और कह रहा है प्रोवाइडेड प्रोविजो दैट इन केस ऑफ जो वही बात कर रहा है शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लॉज बी में अगर सप्लाई हो रही है तो E और F क्या है? फॉर अ टैक्स पीरियड शैल बी कैलकुलेटेड फॉर ईच प्रोजेक्ट सेपरेटली टेकिंग वैल्यू ऑफ E एंड F एज अंडर. तो E लेनी है एग्रीगेट कारपेट एरिया ऑफ ईच अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हिच इज एग्जेम्प्ट, जो बाद में बिक्री है. एग्जेम्प्ट वाली जो सप्लाई है उसका टोटल कारपेट एरिया, और ग्रॉस एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल का टोटल कारपेट एरिया, उन दोनों को डिवाइड करना है. एग्जेम्प्ट बाय कारपेट एरिया ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाई का कारपेट एरिया इनटू कॉमन क्रेडिट. फिर नीचे एक्सप्लेनेशन 1 है. पर इसमें कॉमन क्रेडिट क्या है? C2 कॉमन क्रेडिट वही है जो कंस्ट्रक्शन के पीरियड में क्रेडिट मिलना ही नहीं है, तो कॉमन क्रेडिट क्या है? हाँ, वो हो सकता है वर्क्स. अब एक कंस्ट्रक्शन, हाँ देखो थोड़ा समझ आया. कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन में सिर्फ वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं है, या सिर्फ वो तो नहीं है कि हमने लेबर लगाई, सामान खरीदा, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी तो हैं, अकाउंटेंट भी तो बैठा है, CA की सर्विसेज भी तो हैं, वो सारी कॉमन सर्विसेज हैं. ओके. पर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल तो नहीं है, इसीलिए कॉमन सर्विस है. और पर वहां तो कह रहा है वो एक मिनट, मिलना क्या क्या नहीं है, बैन क्या क्या है COD में. तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर तो सिर्फ अकाउंटेंट की सर्विस तो दे नहीं रहा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर तो कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज ही दे रहा है. तो इसलिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज जो मिली उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो इनपुट्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं है. और ब्लॉक कौन सी है? जो सिर्फ वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो इनपुट है वो ब्लॉक नहीं है C में. राइट. D में गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल प्रॉपर्टी. तो ऐसे गुड्स, ऐसे सर्विसेज जो की मिली हैं कंस्ट्रक्शन के लिए अपने अकाउंट पे. तो इसमें भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं
सीए की सर्विसेज हैं, अकाउंटेंट की सर्विसेज हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उनके ऊपर तो इनपुट है, राइट? तो वो वाला इनपुट है, उसकी बात कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे ये, ठीक है, जो कॉमन क्रेडिट की बात, कॉमन क्रेडिट जो है C2 वो वाला कॉमन क्रेडिट है, क्योंकि वो तो चाहे वो कंस्ट्रक्शन के बाद भी की हो, चाहे कंस्ट्रक्शन से पहले भी की हो, वो कॉमन है। और उसको कितना हम D1 क्या है हमारा, जो कि एग्जेम्प्ट की तरफ की सप्लाईज को प्रोपोर्शनेटली डिनोट करेगा, वो D1 है। तो इसमें कॉमन क्रेडिट में से एग्जेम्प्ट और डिवाइडेड बाय टोटल कारपेट एरिया गुना कॉमन सर्विसेज का इनपुट, वो निकाल दें कॉमन क्रेडिट, तो वो निकल गया हमारा एग्जेम्प्ट वाला। एक्सप्लेनेशन 1। अब थोड़ा सा तो मेरे को समझ आया, लेकिन जरूरी नहीं है हम सही हो, पर कोशिश तो करिए। Explanation 1 कहते हैं, in the tax period in which the issuance of completion certificate or first occupation of the project takes place, value of E shall also include aggregate carpet area of the apartment which have not been booked until date of issuance of the completion certificate or the first occupation of the project, whichever is earlier. ठीक है, मतलब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल गया या फर्स्ट ऑक्यूपेशन भी हो गई, दोनों में से जो भी पहले हो गई, और तब तक भी कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जो कि अभी तक भी बुक नहीं हुए हैं, तो उनका भी कारपेट एरिया उसमें शामिल करना है, मतलब एग्जेम्प्ट में शामिल करना है। भले ही वो अभी बुक भी नहीं हुए, भले ही वो बिके नहीं है, पर इंटेंडेड फॉर सेल तो है ही ना, तो उसे भी एग्जेम्प्ट सप्लाईज में ऐड करना है। Carpet area of the apartment, tax on construction of which is paid or payable at the rate specified at item 1, 1A, 1B, 1C and 1D. Against serial number 3 of the table in the notification number 11/2017 central tax rate published in the Gazette of India, extraordinary part 2 section 3 subsection 1 dated 28 June 2017 as amended shall be taken into account for calculation of the value of E in view of explanation 4th of the paragraph 4 of notification 11/2017 central tax rate published in the Gazette of India, extraordinary part 2 section 3 subsection 1 dated 28 June 2017 white GSR number 690 E dated 28 June 2017 as amended. मतलब इसको समझने के लिए पहले वो नोटिफिकेशन चाहिए। हाँ, वो वैसे वो कह रहा है कारपेट एरिया जो अपार्टमेंट का है और जो टैक्स ऑन कंस्ट्रक्शन है जो पे करना है, विच इज पेड कारपेट एरिया पे और या पेबल है, तो उसके रेट्स जो हैं अगेंस्ट सीरियल नंबर दिस वहां से उठा बेसिकली, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर that where the registered person does not have any turnover during the said tax period or the aforesaid information is not available, the value of E/F shall be calculated by taking values of E and F of the last tax period for which the details of such turnover are available previous to the month during which the said value of E and F to be calculated. वो कह रहे हैं जब E और F की कोई वैल्यूज ही ना हो तो उससे पहले की जो आपके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से देखनी है। For the clause of this, for the purpose of this clause, it is hereby clarified that the aggregate value of exempt supplies and the total turnover shall exclude the amount of any tax or amount of any duty or tax levied under entry 484 and entry 92A of list 1 of 7th schedule to the constitution and entry 51 and entry 54 of the list 2 of the said schedule. अब इसमें पहले शेड्यूल चाहिए पढ़ने के लिए, तब समझ आएगी बात। कोई नहीं आगे चलते हैं, इसको छोड़ ही देते हैं अभी फिलहाल के लिए। The amount of credit attributable to non-business purposes if common inputs and input services are used partly for business and partly for non-business purpose be denoted at D2. अब ये वो कॉमन क्रेडिट की बात कर रहा है जो कि पार्टली बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुई है और पार्टली नॉन बिजनेस के लिए हुई है, तो उसको इसने D2 माना है
और वो कह रहा है वो इक्वल होना चाहिए 5% ऑफ C2 के। मैडम ये बोल रहा है D2 का मतलब है वो क्रेडिट जो कि नॉन बिजनेस पर्पसेस का है। अगर इनपुट और इनपुट सर्विसेज पार्टली बिजनेस के लिए यूज हुई है और पार्टली नॉन बिजनेस के लिए यूज हुई है, तो ये नॉन बिजनेस वाला जो इनपुट होगा वो D2 है। हाँ तो 5% कैसे हो जाएगा? और वो C2 का 5% है। हाँ, मतलब कॉमन कैसे हो जाएगा? नहीं, जो कॉमन तो क्रेडिट डिक्लेयर कर दिया 5% ही मानना है। कॉमन क्रेडिट का 5% करेंगे तो वो नॉन बिजनेस पर्पसेस वाला क्रेडिट। अच्छा, ये इन्होंने एक हाइपोथिकेशन दे दिया कि आपको वो C2 का 5% लेना है। हाँ तो जनरली यही करते हैं, जैसे मोबाइल का हमारा बिल होता है या कुछ ऐसा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, 5% उसको डिसअलाउंस कर देते हैं। क्या करते हैं? 5% डिसअलाउंस के लिए बोलते हैं ना सब जो एक्सपर्ट्स आते हैं सेमिनार्स में। कॉमन क्रेडिट्स का 5% आप उसे हटा दो और 90% अवेल कर लो, 95% ले लो। हाँ। हम तो नहीं करते, हम नहीं करते भाई। मैं बताते तो वो यही है, सीधा सीधा फंडा। और बोलते हैं भाई 5% है रिक्वायरमेंट, 5% को आप उसे वो कर दो, उनका 5% खर्चा डिसअलाउ कर दो दैट था। हाँ। The remainder of the common credit shall be the eligible input tax credit attributed to the purpose of business and for effecting supplies other than exempted supplies, but including zero rated supplies, and shall be denoted at C3, where C3 is equal to C2 minus D1 plus D2. वो कह रहे हैं जो हो गया D2 तो हो गया जो नॉन बिजनेस के लिए 5% ले लिया। D1 क्या लिया था? D1 सर एग्जम्प्ट वाला अभी भी तो पढ़ा है। तो एग्जम्प्ट टैक्सेबल का लिया था। हाँ एग्जम्प्ट वाला, ठीक है। वही ना, E अपॉन F इनटू C2 वाला। हाँ। मैंने इतना कंफ्यूज कर दिया इसमें। जबकि हमें वैसे देते ना तो हम वैसे खुद ही निकालते रहते, फॉर्मूले तो हम खुद ही बना लेते हैं। अच्छा, अब C3 क्या बचा? कॉमन क्रेडिट जो कि एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है बिजनेस के लिए। The amount C3 D1 minus D2 shall be computed separately for the income tax credit of central tax, state tax, union territory tax, and integrated and declared in form GSTR 3B. Separately for the income tax credit से क्या मतलब है? इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। नहीं समझ रहे हैं। हाँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। वो आदत इनकम टैक्स लिखने की पड़ी हुई है। मैं वही सोच रही हूँ इनकम टैक्स कहाँ से आ गया, कैसे रिलेट हो गया इनकम टैक्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट and declared in form GSTR 3B or through form GST DRC 03. DRC 03 पता है ना कौन सा फॉर्म है? पेमेंट ऑफ टैक्स। जो एनुअल रिटर्न या एनुअल रिटर्न में हम जब पेमेंट करते हैं टैक्स की तो उसमें DRC 3 में करते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं तब नहीं करा तो बाद में करोगे तो फिर DRC 03 के कर। मतलब हम दो ही तरीके से पेमेंट कर सकते हैं टैक्स किया तो GSTR 3B के थ्रू या DRC 03 के थ्रू। Provided that where the amount of input tax relating to inputs or input services used M रह गया भाई। था भी DRC 03 नहीं था, L था वो। ओके सर अब आप पढ़े, रोहित तू पढ़। रोहित पढ़ भाई पढ़। अच्छा मैं पढ़ता हूँ। M the amount एक मिनट, कभी भी मैंने इसको नहीं पढ़ा, इसको पढ़ने का मतलब अपना दिमाग खराब करना काम एक है, नहीं पढ़ने लग गया। चलो नीचे कहाँ तक है ये? तू नीचे तक 15 मिनट है, पढ़ लेते हैं। है कहाँ तक है तो बहुत 43 इससे ज्यादा वो है, मतलब 43 है, 3 पेज हैं अभी तो। चल ठीक है, अभी छोड़ के कल तो समझ नहीं आएगा ये। The amount equal to aggregate of D1 and D2 shall be reversed by a registered person in form GSTR 3B or through GSTR DRC 03। तो जो अमाउंट है वो इक्वल टू जो एग्रीगेट है D1 और D2 का वो जो है रिवर्स जो कि रजिस्टर्ड पर्सन जो द्वारा किया जा चुका है इन फॉर्म GSTR 3B में या फिर GSTR 0 DRC। किया जा चुका नहीं, करना है। रिवर्स करना है, रिवर्स करना है। अच्छा चलो रिवर्स बाय, ठीक है, जो करना है इनको
पर DRC 03 में हम रिवर्स करते हैं, पता नहीं, मतलब उसमें पे करेंगे ना अल्टीमेटली फिर, पे करते हैं उसके अंदर तो, ठीक है। तो D1 और D2, नॉन बिजनेस पर्पसेस का D2 और एग्जाम्प्ट वाला D1, उन दोनों को रिवर्स करना है। हाँ जी, ये भगवान, इतनी मेहनत कराई। चलो M आगे, provided that where the amount of input tax relating to inputs or input services used partly for the purposes other than business and partly for effecting exempt supplies has been identified and segregated at the invoice level by the registered person, the same shall be included in T1 and T2 respectively, and the remaining amount of credit on such input or input services shall be included in T4. ये बोल रहा है कि जहां पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि रिलेट करता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि रिलेट करता है इनपुट और इनपुट सर्विसेज से जो कि पार्टली यूज हुई हैं अदर देन बिजनेस पर्पसेस और एग्जाम सप्लाईज को इफेक्ट करने में, अगर वो आइडेंटिफाई हो जाती है या सेग्रीगेट हो जाती है इनवॉइस लेवल पर रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा। आइडेंटिफाई हो जाती है, सेग्रीगेट हो जाती है नहीं, अगर वो इनवाइस लेवल पर आइडेंटिफाई की थी या सेग्रीगेट की थी और GSTR 2 में भरी थी, तो ऑलरेडी आपने सेग्रीगेट कर तो रखी है, तो कहता है उसको T1 T2 में ऐड कर लो और बैलेंस को T4 में ऐड कर लो, और ऊपर की कैलकुलेशन करने के लिए ऊपर की कैलकुलेशन करने में उसे यूज कर सकते नहीं करनी है। हाँ, सेकंड भगवान, दूध का दिमाग का सब दही बनाता। सेकंड, एक्सेप्ट इन, रहने दे यार भाई, रहने दे, है ना। अभी जितना समझ आया है वही ठीक है, मुझे लग रहा है। क्या कहते हो? ठीक है।